अचानक ताइहा 3 उच्च स्तरीय योद्धाओं से घिर जाता है। जिन चोंग एक काले संतोष के साथ देखता है, यह बताते हुए कि इन पुरुषों को विशेष रूप से ताइहा की गति का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह ताइहा को दुष्ट हत्यारे के रूप में पेश करने का इरादा रखता है, जबकि वह नरसंहार को रोकने वाले नायक की भूमिका निभाता है। जब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, ताइहा का मन 4 साल पहले इटली में उसके प्रशिक्षण की ओर लौट जाता है। उसे वह समय याद है जब रेगिना सालेर्नो ने उसे देशद्रोहियों को मारने के उसके कलात्मक और भयानक तरीके के लिए डांटा था। तब ताइहा ने अपनी दर्शन शास्त्र को समझाया, एक देशद्रोही को इतनी भयानक तरीके से मरना चाहिए कि अफवाहें महामारी की तरह फैल जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और परिवार के खिलाफ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे। रेगिना ने यह नोट किया था कि केवल एक हत्यारा होना उसे सूट नहीं, वह कुछ ऐसे और एंटी में वर्तमान में वापस वह आंतरिक राक्षस जाग उठता है। हवा को धुंधला करते हुए गति से चलते हुए ताइहा पार्क जूनहो का चेहरा तोड़ता है और उसे एक पत्थर की दीवार में धकेल देता है। वह घूमता है और एक और गार्ड की रक्षा को काटता है, पूरी ताकत से एक तलवार तोड़ता है। गार्ड घबरा जाते हैं, यह रियलाइजिंग करते हुए कि उन्होंने उसकी असली शक्ति को पूरी तरह से कम आंका था। हालांकि बैक जनसू वह मूनडेन को आदेश देता है कि जिन चियांग को हेलीकॉप्टर तक ले जाए, जबकि वह युवा स्वामी से निपटता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगता है, एक निराश ताइहा दरवाजे की ओर लपकता है, जिन चियांग का नाम चिल्लाते हुए। मैक एक जनसू उसके रास्ते में आ जाता है और ताइहा के सीने पर एक विनाशकारी हथेली का प्रहार करता है, जिससे वह खून की एक बूंद निकालता है। धमकी खत्म होने का सोचकर सुरक्षा टीम हेलीकॉप्टर में सवार होती है। जिनचोंग संपत्ति की ओर देखता है और एक रिमोट डिटोनेटर को सक्रिय करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट में अनुप्रविष्टि को समतल कर देता है। वह पागलपन से हंसता है, यह मानते हुए कि ताइहा आखिरकार आग में मर गया है, उस परिवार की विरासत का शिकार जिसे उसने पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। सौभाग्य से हमारा नायक उनकी कल्पना से ज्यादा कठिनाई से मरता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊंचाई प्राप्त करता है, ताइहा खून से सना और टूटा हुआ किसी तरह से उस यान पर कूदने में सफल होता है। वह केबिन में घुसता है और जिन चोंग को पैर में चाकू मारता है, उसका चेहरा पागलपन से विकृत होता है। वह उस आदमी को शांति से सोने नहीं देता जिसने उसके माता पिता की हत्या की। निराश और कोने में जिन चोंग एक पिस्तौल उठाता है और निकटता से 3 बार गोली चलाता है, चिल्लाते हुए कि वह ताइहा नहीं, इस दुनिया का नायक है। गोलियों की ताकत हमारे नायक को खुले हेलीकॉप्टर के दरवाजे से बाहर फेंक देती है। वह रात के आसमान में गिरता है, पेड़ की शाखाओं के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होता है और एक ट्रक पर गिरकर एक उथले नाले में लुढ़क जाता है। जब वह पानी में तैरता है, उसकी दृष्टि धुंधली होती है। एक रहस्यमय चांदी के बालों वाला आदमी साइकिल पर रुकता है और उसकी ओर देखता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ ताइहा हाथ बढ़ाता है अजनबी से उसे बचाने के लिए। हाँ, वह कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसकी प्रतिशोध की कहानी अधूरी है। वह एक भयानक संकल्प के साथ जीवन से चिपका हुआ है। वांग ग्रे एक चांदी बालों वाला युवा है जो कानूनहीन वांग चियोंगू जिले में एक अव्यवस्थित तकनीक से भरे कमरे में रहता है। वह अपनी रातें एक डिजिटल सूचना ब्रोकर के रूप में बिताता है। भ्रष्ट राजनेताओं की आवाज रिकॉर्डिंग पर अजनबियों के साथ बातचीत करता है। एक विशेष रिकॉर्डिंग में एक राजनेता जिसका नाम किम है, उसे शराब परीक्षण के दौरान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सुना जा सकता है। ग्रे इस डेटा को 2 यूनिट में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन खरीदार उसे कम कीमत पर ऑफर करता है। केवल यह बातचीत में कि तो शक्तिशाली चेंगू समूह के खिलाफ उसके पास उच्च स्तर की गंदगी होने के बावजूद उसे क्या हो रहा है। ग्रे एक छोटे पारंपरिक रेस्तरां के ऊपर रहता है, जिसे आंटी नाना चलाती हैं, जो एक पूर्व मेडिकल स्कूल प्रोफेसर हैं जिन्होंने उसे अनाथ होने के बाद अपने पास लिया। उसके पिता, जो चेंगू इलेक्ट्रॉनिक्स में एक शोधकर्ता थे, कंपनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद एक स्थगित कार दुर्घटना में मारे गए। यह आघात ग्रे की कॉर्पोरेट दिग्गजों के प्रति नाराजगी को बढ़ावा देता है, लेकिन उसे संदेह से बचने के लिए स्कूल जाने के लिए अपनी स्केटबोर्ड पर चुपचाप जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्भाग्यवश यह पड़ोस एक पुनर्विकसित क्षेत्र है जो कानूनहीन प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया गया है। चियोंग और ओसोंग गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा। यह अस्थिरता चोई बोक्सू के नेतृत्व में याबुरी गुट को आंटी नाना के दरवाजे पर लाती है। गैंग पुनर्विकास परियोजना के लिए इमारत को आधी कीमत पर खरीदना चाहता है, इसलिए वे नाना को रोज परेशान करते हैं। जब चोई बोक्सू एक रेस्तरां की मेज में चाकू घुसाता है ताकि उसे डराए, नाना डर जाती है, यहाँ तक कि वह अपने किचन के चाकू को उसकी ओर इशारा करती है। हालांकि स्थिति तब हिंसक हो जाती है। वह ग्रे स्कूल में होता है, वह लौटता है और नाना को बुरी तरह पीटा हुआ पाता है। उसका चेहरा नीला और सूजा हुआ है। यह हमला ग्रे को किनारे पर धकेल देता है। वह चियोंगू के दिल के करीब जाने के लिए खुद को चारा बनाने का फैसला करता है। वह कार्यकारी निदेशक की एक फोटो लीक करता है, यांग जोहाक को एक प्रतिकूल संगठन के नेता के साथ, यह जानते हुए कि इससे प्रतिक्रिया होगी। जैसा कि उसने अपेक्षा की थी, सूट पहने पुरुष उसे सड़क पर रोकते हैं, उसके पेट में घुसा मारते हैं और उसे एक काले वैन में खींच लेते हैं। उसे एक कार्यालय में ले जाया जाता है जहां एओसी होल्डिंग्स के एक जांचकर्ता, जिस फर्म पर ताइहा ने पहले हमला किया था, बर्बरता से पूछताछ करता है। जांचकर्ता ग्रे के पिता की हास्यास्पद न्याय की भावना का मजाक उड़ाता है और ग्रे के दांतों को हथौड़े से निकालने की वह खून के बीच हंसता है। जांचकर्ता को कपड़ा कहता है। जैसे ही हथौड़ा उठता है, एक अधीनस्थ अंदर रुश करता है और एक आपातकालीन मामले की घोषणा करता है। क्योंकि सुविधा अचानक हमले में है, जांचकर्ता ग्रे की बेटी के महान आदेश देता है। बंदूक के साथ 2 अन्य बुजुर्ग कैदियों के साथ एक भंडारण कक्ष में गागिद और फेंका गया। सौभाग्य से घुसपैठिया जिन ताइहा है, हमारा नायक दरवाजे को काटता है और कैदियों को एक छोटी चाकू फेंकता है। उन्हें स्वतंत्र होने और भागने का निर्देश देता है। ग्रे चुपचाप देखता है जैसे ताइहा एक हॉलवे से गुजरता है जो सशस्त्र गार्डों के शवों से भरा हुआ है। शक्ति का यह प्रदर्शन ग्रे के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। उसे एहसास होता है कि उसके डेटा का ढेर एक तलवार के बिना बेकार है।
घर लौटने पर ग्रे अपने कंप्यूटर में एक यूएसबी लगाता है, एक सुरक्षा दिशा निर्देश फोल्डर तक पहुंचता है जिसे उसने पहले चुराया था। उसे पता चलता है कि एक आपातकाल के दौरान चांगू के कार्यकारी सुरक्षित स्थान पर वापस चले जाते हैं। बुक्का स्थान पर एक घर, जबकि वह सटीक स्थान को पहचानने की कोशिश कर रहा है। एक पुलिस रेडियो डिस्पैच वांगचुन चौथी सड़क पर एक गुप्त निवास में हत्या की रिपोर्ट करता है। यह रैलिजिंग ताइहा का काम है। ग्रे अपने साइकिल को दृश्य की ओर बढ़ाता है। जैसे ही वह स्थान के करीब पहुंचता है, ग्रे पूर्ण चांद के नीचे एक हेलीकॉप्टर देखता है और बंदूक की आवाजों के बाद आसमान से एक शव गिरते हुए दिखता है। वह ताइहा को एक धारा में तैरते हुए पाता है, खून से लथपथ और मदद के लिए हांफता हुआ। ग्रे बेहोश योद्धा को आंटी नाना के रेस्तरां में ले जाता है, जहां उसकी चिकित्सा विशेषज्ञता ही उसकी जान बचाती है। वर्तमान में ताइहा ग्रे के कमरे में उठता है, मॉनिटरों से घिरा हुआ। जब ताइहा ग्रे के कमरे में उठता है, ताइहा पूछता है कि वह कौन है। ग्रे एक तीव्र संकल्प के साथ मुड़ता है। वह बता है कि वह ग्रे है, वह आदमी जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जिसके पास उसकी जानकारी को चयोंगू के लिए मौत की सजा में बदलने की शक्ति है। 4 दिनों तक कानून रहित वांग चियोंगू जिले में ठीक होने के बाद, क्योंकि वह फिक्सर्स और वित्तीय क्षेत्रों के लिए कच्चे अप्रक्रमित डेटा में सौदा करता है, उसने अपने क्षेत्र में सबसे युवा के रूप में एक प्रतिष्ठा बनाई है। ग्रे स्वीकार करता है कि वह वही लड़का है जिसे ताइहा ने जब ताइहा अपने थके हुए हाथों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह बहुत लंबे समय तक सोया रहा है। वह ग्रे से एक विशेष व्यक्ति को खोजने के लिए कहता है, लेकिन ग्रे शुरू में अनदेखा करता है। वह बताता है कि किसी को खोजने के लिए भाग्य, पैसा और अन्य व्यापारियों का एक नेटवर्क चाहिए। इसके अलावा ग्रे यह बताता है कि चूंकि उसने और आंटी नाना ने ताइहा की जान बचाई और उसके चिकित्सा खर्चों को कवर किया, इसलिए हीरो के लिए पहले उसे एक एहसान देना उचित है। जब ताइहा संकोच महसूस करता है तो वह बस मुड़ जाता है, एक गहरे कोट को पकड़ता है और जाने की तैयारी करता है। ग्रे की शारीरिक स्थिति के बारे में विरोध के बावजूद हमारा हीरो जोर देता है कि उसका काम अधूरा है। वह ग्रे को एक ठंडी चेतावनी देकर छोड़ता है, उसके काम से दूर रहो या अगला अपहरण उसकी चिंताओं में से सबसे कम होगा। बाहर ताइहा रेस्तरां के रसोई घर में प्रवेश करता है और उसे की गंध से स्वागत किया जाता है। उबालते हुए सुअर का। आंटी नाना चूल्हे पर काम कर रही हैं, उसे हिलने के लिए मना करती हैं क्योंकि उसे ताइहा अपनी कृतज्ञता और भविष्य में मुआवजे का वादा करता है, लेकिन कठोर रेस्तरां के मालिक ने उसे बस इतना बताया कि अगर उसके टांके फट जाएं तो उसे दोष न दे। बाजार की गली में ताइहा को एहसास होता है कि उसकी जेब में जो फोन है वह उसका नहीं है। ग्रे की आवाज अचानक डिवाइस के माध्यम से आती है, यह बताते हुए कि मूल फोन गिरने से नष्ट हो गया था। बटन वास्तव में एक छिपा हुआ कैमरा है। हालांकि ताइहा उसे फिर से धमकी देता है, ग्रे बेपरवाह रहता है। वह बताता है कि जब ताइहा बेहोश था तो पूरा देश अराजकता में फेंक दिया गया, क्योंकि समाचारों ने चियोंगू परिवार के नरसंहार को आतंकवाद के एक कार्य के रूप में लेबल किया। ग्रे बताता है कि वे वर्तमान में एक संघर्ष विराम क्षेत्र में हैं, जहां चियोंगू पुनर्विकास के लिए लड़ रहे हैं। जहां इस अस्थिरता के कारण वह एक समझौता पेश करता है, वह अब ताइहा की तत्काल मिशन में मदद करेगा। लेकिन जब यह हो जाएगा, ताइहा को उसके लिए एक समस्या का समाधान करना होगा। अगर ताइहा मना करता है तो ग्रे उसे सीधे चियोंगू को कॉल करने की धमकी देता है, लड़के की शक्ति को पहचानते हुए। हमारा नायक अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सहमत होता है। यह मिशन ताइहा को गुआंगहो आमन के सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जो सियोल के दिल में एक निजी वॉल्ट कंपनी है, क्योंकि ये कंपनियां पूर्ण विश्वास और गोपनीयता पर निर्भर करती हैं। ये अवैध वस्तुओं को छिपाने के लिए एकदम सही स्थान है। एक सुरक्षित कमरे के अंदर ताइहा एक बैग निकालता है जिसमें नकली पासपोर्ट, डॉलर के बंडल और एक बुलेट प्रूफ वेस्ट है। ग्रे बटन कैमरे के माध्यम से देख रहा है, सोचता है कि वहां कोई बंदूकें क्यों नहीं है, लेकिन वह कुछ और महत्वपूर्ण देखता है। खून फर्श पर टपक रहा है। ताइहा दर्द में झुका हुआ है, उसका शरीर वर्षों पहले की तरह भारी महसूस कर रहा है जब रेगिना सालेर्नो उसे प्रशिक्षण के दौरान पीटती थी। दर्द के बावजूद ताइहा किम पिलजुंग के बारे में पूछता है, जो मूविंग एट नाइट का सीईओ है। ग्रे पुष्टि करता है कि पिलजुंग वह ब्रोकर है जिसने ताइहा को कोरिया में प्रवेश करने में मदद की और अब वह चीन के लिए एक तस्करी जहाज की बेताबी से तलाश कर रहा है। क्योंकि अधिकारियों ने रॉयल फैमिली की हत्या के बाद निगरानी कड़ी कर दी है, यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध ब्रोकर भी फंस गया है। ताइहा ग्रे को निर्देश देता है कि वह अन्य व्यापारियों को सामान्य दर से 6 गुना अधिक रिश्वत देकर पिलजुन को यह विश्वास दिलाए कि एक जहाज उपलब्ध है। जब ग्रे पूछता है कि क्या ताइहा उसके साथ भागने की योजना बना रहा है, तो नायक अपना चाकू निकालता है। वह एक गद्दार को मारने जा रहा है। जाल एक अंधेरे कैथेड्रल में बिछाया गया है। किम पिलजुंग आता है, नर्वस होकर 20 मिलियन वोन और एक दर्शमित। वह एक कन्फेशनल बूथ में एक छायादार व्यक्ति से मिलता है जो अपने डर को छिपाने के लिए इटली में अपने अतीत के बारे में बड़ाई करता है। पिलजुंग स्वीकार करता है कि उसने एक जुए के कर्ज के कारण सब कुछ खो दिया है, जिसने उसे ताइहा के आगमन की जानकारी बेचने के लिए मजबूर किया। अचानक कैथेड्रल के दरवाजे खुल जाते हैं जब पिलजुंग के सशस्त्र गुंडे कमरे को सुरक्षित करने के लिए प्रवेश करते हैं। पिलजुंग पर्दे के पीछे की सूचना व्यापारी का मजाक उड़ाता है, सटीक तस्करी मार्ग की मांग करता है। हालांकि जो आवाज जवाब देती है वह उसके पुराने दोस्त की है। एक क्षण की पूरी आतंक में पिलजुंग को एहसास होता है कि मृत व्यक्ति लौट आया है। वह दया की भीख मांगते हुए अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, ताइहा को उनकी 10 साल की दोस्ती की याद दिलाते हुए। ताइहा संकोच नहीं करता, वह कन्फेशनल के माध्यम से टूटता है और पिलजुंग को गले में चाकू मारता है, तुरंत विश्वासघात समाप्त कर देता है। जैसे ही खून दीवारों पर छिटकता है, ग्रे ईयरपीस पर घबराता है, ताइहा से भागने की विनती करता है क्योंकि उसकी पसलियां टूटी हुई हैं और उसे गोली लगी है।
लेकिन हमारा नायक दर्द को नजरअंदाज करता है और गलियारे में इंतजार कर रहे गुंडों का सामना करने के लिए बाहर आता है, क्योंकि उसे पता है कि पिलजुम चर्च में अनचाही ध्यान से बचने के लिए बंदूक की अनुमति नहीं देगा। वह आत्मविश्वास से पुरुषों से प्रार्थना करने के लिए कहता है, क्योंकि वे भगवान को देखने वाले। कैथेड्रल की शांति में गुंडों के एक समूह का सामना करते हुए जीन ताइहा पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। उसे एहसास होता है कि जब से ये लोग एक ही व्यक्ति का सामना करने के लिए बूट और चाकू लेकर आए हैं, वे स्पष्ट रूप से उसे मारने का इरादा रखते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। परनीशम की जान एमसनल एंड थानोच राघव पूछना, उसने अपनी स्नीकर्स पर एक ऊंची घूमती हुई किक मारी। प्रहार इतना तेज था कि सशस्त्र आदमी फायर करने से पहले ही उड़ गया। जब बंदूक जमीन पर गिरती है, ग्रे अपनी कार में बैठा है, मुंह खुला, यह सोचने में असमर्थ कि एक घायल आदमी इतनी भयानक शक्ति कैसे दिखा सकता है। जब कमरा साफ हो जाता है, ताइहा अपनी तलवार पोंछता है और ग्रे से ईयरपीस के जरिए संपर्क करता है, यह जानकर कि लड़का पास में है, क्योंकि उसने पहले लोगों के बाहर होने के बारे में चेतावनी दी थी। वह उसे अंदर आने और पैसे लेने के लिए निर्देशित करता है। ग्रे खून से सने आश्रय में सावधानी से प्रवेश करता है, शवों के पास से आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण के साथ गुजरता है। वह हमारे नायक को एक पीयू में झुका हुआ पाता है, पीला और एक्सेशन से पसीना बहाता। जब ग्रे आंटी नाना से दवा लाने की पेशकश करता है, ताइहा अचानक लड़के की उंगलियों के बीच लकड़ी में एक चाकू घुसा देता है। वातावरण ठंडा हो जाता है जब ताइहा ग्रे के असली इरादों पर सवाल उठाता। वह नोट करता है कि जबकि उसके कपड़े और फोन उसके बेहोश होने के दौरान बदल दिए गए थे, वह अभी भी अपने दस्ताने पहने हुए है। ये दस्ताने सालेरों परिवार के प्रतीक को ढकते हैं और ताइहा को एहसास होता है कि ग्रे पहले ही उनके नीचे देख चुका है। हमारा नायक ग्रे को सच का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वह जिन ताइहा है, दिवंगत जिन सुयोग का बड़ा बेटा, और वह वेंडेटा भी है, एक वांछित माफिया किलर जिसकी कीमत 5 बिलियन एक है। ग्रे स्वीकार करता है कि उसे सच पता था, लेकिन उसने इसे छिपाने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि इस बार वह एक पिन के साथ जाने वाला था और अगली बार डीसी बर्शियर। वह क्योंकि उसे एक व्यक्तिगत एहसान के लिए ताइहा की ताकत की जरूरत। वह बताता है कि चियोंगू समूह से जीना और छिपना असहनीय रहा है और उसने उन्हें हराने के लिए एक तलवार खोजने के पक्ष में इनाम को नजरअंदाज करने का फैसला किया। ताइहा स्पष्ट है, ग्रे को बताता है कि उसका अनुभव की कमी ही उसे एक सच्चे सूचना विक्रेता बनने से रोक रही है। वह लड़के को एक सौदा पेश करता है, जैसे है वैसा ही रहो या बड़े मैदान में खेलो। वह वादा करता है कि अगर ग्रे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, तो ताइहा उसे व्यवसाय का सबसे अच्छा सूचनाकर्ता बनाएगा। जब यह गठबंधन बनता है, दृश्य ग्रैंड लग्जरी होटल में बदल जाता है। किम जैपिल और शक्तिशाली चियोन हीमन एक निजी स्वीट में जिन चियांग से मिलने जा रहे हैं। जैपिल हीमन को चुप रहने और बात करने देने के लिए चेतावनी देता है, ताकि ओसंग गुट की प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके। भीतर वे जिन चियांग को उसके विशेष गार्ड बैक जुनसू और मून डैन के साथ इंतजार करते हुए पाते हैं। चर्च में ताइहा की आंखें हत्या के संकल्प से चमकती हैं। वह ग्रे के साथ काम करने के लिए सहमत होता है, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य नहीं बदला। वह ग्रे की जानकारी का उपयोग उन दोस्तों और परिवार को नष्ट करने के लिए करने वाला है जिन्होंने उसे धोखा दिया, एक बार और सभी के लिए। ग्रैंड होटल में वातावरण अनकही धमकियों से भरा है, क्योंकि ओसंग गुट का नेतृत्व चियोंगू के नए चेहरे से मिलता है। किम जैपिल और चियोन हीमन जिन चियांग से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जैपिल ने नोट किया कि उसने इतनी जल्दी निमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी। वह चेतावनी की अनदेखी करता है और इसके बजाय हेमन से कहता है कि वह अपना सिगरेट बुझाए, उसकी शिक्षा पर सवाल उठाते हुए। चियोंग बताते हैं कि आपातकालीन दिशा निर्देश संख्या एक अटूट परंपरा है, जिसे वह भी रद्द नहीं कर सके। वह दावा करते हैं कि उन्होंने ओसियोंग गुट के चुराए गए पैसे को चुपचाप संभालने की कोशिश की, ताकि कोई स्कैंडल न हो, लेकिन इसके लिए उन्हें दुख उठाना पड़ा। अपने पैर और अपनी सजावटी छड़ी की ओर इशारा करते हुए हेमन इस बात पर संदेह करता है कि चियोंग उस रात कैसे बच गया, जब यहाँ तक कि अभिजात वर्ग के मुख्यालय के गार्ड भी मारे गए थे। जब वह पूछता है कि हमलावर ने उसे क्यों बख्शा, चियोंग मुस्कुराता है, यह सुझाव देते हुए कि शायद पागल आतंकवादी के पास दोस्ताना फायरिंग के खिलाफ एक नियम है। यह अपमान हेमन को क्रोधित कर देता है, जो खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वह कभी भी अपने संगठन या अपने माता पिता को अपमानित करने के लिए कुछ नहीं करेगा। चियोंग और भी उसका मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि वह इस बात से जलता है कि हेमन के पास अभी भी माता पिता है जो उसकी देखभाल कर सकते हैं, जबकि उसके अपने चले गए। झगड़े को समाप्त करने की कोशिश करते हुए जेपिल पूछता है कि हमलावर का अंत कौन हुआ। चियोंग बेक जुनसू की ओर इशारा करता है, उस आदमी के साथ। बेक की प्रसिद्धि के कारण जेपिल इसे स्वीकार करता है और पूछता है कि चियोंग इसके बदले में क्या चाहता है। आश्चर्यजनक रूप से चियोंग कोई पैसा या मुआवजा नहीं मांगता, वह केवल चाहता है कि ओशियोंग चुप रहे। वह विशेष रूप से चाहता है कि परिवार के नरसंहार के बाद वह सुझाव देता है कि चियांग को व्यवसाय में कूदने से पहले शोक मनाने के लिए समय लेना चाहिए था। वह पीछे बैठता है, जबकि कमरे के स्पीकर में शूबर्ट की पियानो व्यवस्था बजती है, पूर्ण शांति का संकेत देता है। अजीब बात है, चियांग हवा में एक मुट्ठी उठाता है, एक तीव्र नाटकीय अभिव्यक्ति के साथ जो ओशेंग नेताओं को भ्रमित नजरें बदलने पर मजबूर कर देती है। असहजता को तोड़ने के लिए जेपिल ताली बजाना शुरू करता है, यह मानते हुए कि उसे शुरुआत से ही संगीत सुनना चाहिए था। चियांग पूछता है कि क्या वह उस टुकड़े को पहचानता है, और जेपिल इसे एरल कोनिंग की एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में पहचानता है, यह नोट करते हुए कि बजाना थोड़ा अजीब लगता है, यह संकेत करते हुए कि चियांग ने इसे खुद बजाया। हमारे नायक का प्रतिद्वंदी इसकी पुष्टि करता है, यह बताते हुए कि उसने इसे छठी कक्षा में एक प्रतियोगिता में जीता था, लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि उसकी कलाई में दर्द हो रहा था। फिर वह गंभीर हो जाता है, यह नोट करते हुए कि उस प्रदर्शन में शामिल सभी परिवार के सदस्य अब मृत हैं। जब हेमे पूछता है कि वे कैसे मरे, चियांग दावा करता है कि वे असहाय थे, क्योंकि वह उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं था। यह हेमे के साथ एक तंतु को छूता है, जो दृढ़ता से चियांग को याद दिलाता है कि उसने विशेष रूप से उसे चेतावनी देने के लिए फोन किया था कि हमलावर हमारा नायक जिन ताइहा सामान्य नहीं था और बैठक को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि चियांग सुरक्षा की तुलना में पदानुक्रम के बारे में अधिक चिंतित है। वह उससे सहमत होता है।
इस वजह से हमारा नायक निर्णय लेता है कि दया दिखाने का कोई कारण नहीं है। वह उनकी स्थिति को अधीनस्थों या भाड़े के सैनिकों के रूप में खारिज कर देता है, उन्हें केवल हटाने के लिए बाधाओं के रूप में मानता है। अपनी कार से एक छिपे हुए कैमरे के माध्यम से देखते हुए ग्रे स्पष्ट रूप से पसीना बहा रहा है। वह भली भांति जानता है कि ताइहा केवल एक हाथ की चोट से नहीं निपट रहा है, उसकी पसलियां एक गोली लगने से टूट गई हैं। वह चिंता के साथ देखता है जब गुंडे वेदी की ओर दौड़ते हैं, पवित्र कब्र में पैसे के बारे में चिल्लाते हैं। अपनी चोटों के बावजूद हमारा नायक तेज और केंद्रित रहता है। वह जानता है कि अगर वह उन्हें तुरंत कुचल देता है तो वह किसी अप्रत्याशित जटिलताओं को रोक सकता है। ताइहा एक ऐसी गति से चलता है जो उसकी शारीरिक स्थिति को चुनौती देती है, एक गंजे गुंडे के गले में चाकू घुसाते हुए। एक ही तरल गति में वह दूसरे आदमी की गर्दन काटता है और तीसरे को एक शक्तिशाली पीछे का किक देता है। जब एक और हमलावर घबराहट में झपटता है, हमारा लड़का एक तरफ हटता है और उसे एक क्रूर कोहनी और पेट में घुटने से निष्क्रिय कर देता है। जब गुंडे बिखरे हुए और कराहते हैं, ताइहा उनके ऊपर खड़ा होता है, अपने खून बहते पक्ष पर हाथ रखता है। वह महसूस करता है कि जबकि वे आतंकित हैं, पास के कैश से एड्रेनालिन उन्हें भागने से रोकता है। अजीब बात है, एक गुंडा चर्च में एक पिस्तौल लाने में सफल होता है, जो ताइहा ने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। जानते हुए कि उसके पास अपने पैरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का केवल एक मौका है, वह घूमता है,